सो इट्स डे 1 ऑफ 50। और शॉर्ट पे रिवीजन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं ईडीसी प्लस डायोड आज का डे 1 में, ठीक है। ईडीसी जितना भी बेसिक है और शॉर्ट का भी शॉर्ट में, और डायोड जो डायोड सर्किट एनालॉग के अंदर होता है वो। तो ये एक शॉर्ट पे देख लेते हैं जो इंडेक्स टाइप का है कि ये चीज़ें हमारा होगा। तो ये सारा तो हमारा ईडीसी का पार्ट है, बेसिक ईडीसी है। और ये हमारा क्या है, डायोड का पार्ट है। एंड ये देखेंगे डे 2 में, ये देखेंगे डे 2 में। एंड इसके अलावा जीनर डायोड भी आज यहाँ पे है, ओके। जीनर डायोड जो कि डायोड के अंदर ही है। बाकी ये बेसिक है, ये सब कुछ बीजेटी मॉसफेट ये सब बेसिक है, बाकी एनालॉग अलग है। सो देखते हैं। मोस्ट सेमीकंडक्टर जो होते हैं उनका नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है ऑफ रेजिस्टेंस होता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है याद रखने की, जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनका नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस घटेगा, मतलब कंडक्टिविटी बढ़ेगी। नेगेटिव का मतलब कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ओके। तो रेजिस्टेंस का नेगेटिव है, मतलब अगर टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस घट रहा है, नेगेटिव का ये मतलब है। और लाइट रेजिस्टिविटी जो होती है सेमीकंडक्टर के अंदर वो डार्क रेजिस्टिविटी से कम होती है, ओके। डार्क में जो रेजिस्टेंस होगा वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू लाइट ऑफ अ सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, नॉन लीनियर रजिस्टर की तरह काम करते हैं, ठीक है। सेमीकंडक्टर को हम एक नॉन लीनियर रजिस्टर बोल सकते हैं। नॉन लीनियर कौन सा होता है हमारा, पीएन जंक्शन डायोड हमारा नॉन लीनियर होता है, ओके। सिलिकॉन 14 सबको पता है अटोमिक नंबर ऑफ जर्मीनियम का 32, मतलब अगर याद नहीं है तो ठीक है याद करेंगे। जर्मीनियम इज मोर कंडक्टिव देन सिलिकॉन एट रूम टेम्परेचर। जर्मीनियम हमने बोला कि ज़्यादा कंडक्टिव होता है रूम टेम्परेचर पे सिलिकॉन से। करंट इन एक्सटर्नल वायर्स इज ओनली ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्सटर्नल वायर के अंदर जो होता है ना, जैसे हम दो की बात करते हैं, होल और इलेक्ट्रॉन, दो चार्ज कैरियर की, तो जो हमारा एक्सटर्नल वायर होगा उसके अंदर करंट केवल और केवल इलेक्ट्रॉन की वजह से होगी हमेशा। मतलब होल एक पहले भी क्या है कि ओरिजिनल एंटिटी नहीं है, वो हमने माना हुआ है कि एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज होल। तो होल बाहर नहीं जा सकता सेमीकंडक्टर बाहर के, मतलब वायर में कुछ भी नहीं है होल का कॉन्सेप्ट। एज टेम्परेचर इंक्रीजेज कंडक्टिविटी इंक्रीजेज ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर, ओके। और सेमीकंडक्टर इज एल्यूमिनेटेड। तो या तो टेम्परेचर बढ़ाने से, और एल्यूमिनेटेड क्या है, मतलब हम लाइट डाल रहे हैं, मतलब एक सेमीकंडक्टर बाहर है हम उस पर लाइट डाल रहे हैं, ओके। तो इसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है दो केस में। ईजी जो होता है बैंड गैप है ये हमारा, वो घटता है टेम्परेचर के बढ़ने से, ओके। तो ये तो सबको पता ही होगा। मान लो यहाँ ये हमारा है, ये ईसी है, ये ईवी है, ओके। तो ये जो बीच का ये क्या है, ईजी बैंड गैप है। तो अब कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, इसको उठा के, ईवी को उठा के और ऊपर, इसी को और नीचे लाएंगे, मतलब दोनों के बीच की अगर दूरी घटेगी, जैसा कि कंडक्टर में होता है, तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो टेम्परेचर के बढ़ने से कंडक्टिविटी बढ़ती है, ये हमने ऊपर देखा, ओके। तो हमारा ईजी घटेगा, तो ये ऐसे याद रखेंगे। ईजी हमारा आप देख लेते हैं ईजी क्या होता है। तो ईजी की वैल्यू है 0 केल्विन पे और 300 केल्विन पे, दो वैल्यू अलग अलग है हमारी ईजी की। सिलिकॉन के लिए 1.21 वोल्ट, और ये जो हम याद रखते हैं 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। 300 केल्विन पे, मतलब रूम टेम्परेचर पे हमारा। और जर्मीनियम के लिए 0.7 या 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये पहला पार्ट निकला बहुत बेसिक का। तो सेकंड बात करते हैं, ये मानते हैं ये हमारा क्या है, ये सारी की सारी लेवल्स हैं, तो ये याद रखेंगे। ये ई है, ये ई प्लस डी ई है, कहीं पे बीच में ई एफ है, ओके, कहीं पे बीच में ई एफ है। तो ये क्या है, लेवल्स नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर क्यूबिक मीटर। मतलब इसमें हम क्या पता चलता है कि ई क्या है, ई के अंदर क्या है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर क्यूबिक मीटर को ये बता रहा है, ओके। सो अब देखते हैं कि फॉर्मूला है डी एन इंटू ई, रो ई और हमारा डी ई। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें वो देखते हैं। उसके पहले देखते हैं कि ये क्या है, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। तो ये रोई के अंदर ये क्या है हमारा, ये किसके इक्वल होता है, ये पूरा का पूरा, ये जो ये है, ये ऐसे रेड से जा रहा है, रोई हमारा एनी इंटू एफ ई के इक्वल होता है। और फिर एनी क्या होता है और एफ ई क्या होता है वो भी अभी देखते हैं। तो एफ ई क्या है, इक्वल टू एक तरीके की क्या प्रोबेबिलिटी बता रहा है। आप एफ ई बोलो फंक्शन ऑफ ई, या फिर पी ऑफ ई बोलो, प्रोबेबिलिटी है एक तरीके की, इलेक्ट्रॉन उस मतलब जगह पे होगा कि नहीं होगा। एनी को और करेंगे तो एनी हमारा होता है गामा इंटू ई की पावर 1/2, या फिर इसको हम ये बोल सकते हैं गामा होता है हमारा 6.82 इंटू 10⁻27, ये एक नंबर है। और ई की पावर 1/2, या फिर बोले रूट ई, गामा इंटू रूट ई, तो ये हमारा एनी हो गया।
और एफ ई क्या है, प्रोबेबिलिटी हमारा जिसको हम डिनोट करते हैं इससे, ये पूरा ये इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, ये नंबर 1 आया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, 1/1 प्लस ई रेज टू ई माइनस एफ, तो ये प्लस एंड ये ई माइनस ई एफ बाई के टी, के क्या है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 8.63 × 10⁻⁵ इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन, तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी इससे हम बता सकते हैं। अब हम बोलते हैं, ये तो इतना पार्ट निपटा कि n इजकल टू एन सी प्लस एन वी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड, ये हमें बता रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता रहा है, ये नंबर ऑफ होल बता रहा है, सॉरी इलेक्ट्रॉन बता रहा है वैलेंस बैंड में, ये बता रहा है कंडक्शन बैंड में, और n क्या है टोटल। तो अब इनको अलग अलग निकालते हैं, फिर टोटल में पुट करेंगे, तो ये हमारा एन सी पहले n इंटू पी इंटू ई ऑफ जी, ई ऑफ जी क्या है हमारा, जो बैंड गैप में हमारा इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये जो बीच का गैप है ई और ई प्लस डी के बीच में, उसको मानते हैं उस जगह को, तो इसको हम लिखेंगे पी ई, हम मतलब इसको लिखने के लिए क्या कर रहे हैं, हमने सीखा था फॉर्मूला पी ऑफ ई का, ये था, ये क्या था प्रोबेबिलिटी था, इसको मैंने क्या बोला था एफ ई को आप लिख सकते हैं पी ऑफ ई, तो एफ ई पी ऑफ ई एक ही है, अगर आप इसमें ई की जगह ई जी रख दें तो ये क्या बन गया ई रेज टू ई जी माइनस ई एफ, तो ये हमारा फॉर्मूला निकल के आया। अब इसी में हमने n को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारा निकल के आया फार्मूला नंबर 2, तो ये निकल के आया, तो ये चीज़ हो गई। अब वैलेंस बैंड में निकालने के लिए हमें क्या करना है, पी ई जी को रख देना 0, ओके, वैलेंस बैंड में निकालने के लिए ई जी को रख देना 0। हमने क्या अज्यूम किया ये देखते हैं, हमने ये अज्यूम किया है, हमने जो वैलेंस बैंड है उसको 0 माना है और इसको ई जी माना है, ऐसा क्यों, ये जो ई सी जो कंडक्शन बैंड और ये ई वी होता था, ये ट्रेडिशनल ऐसा होता था, हमने ऐसा माना है क्योंकि ये जो पूरी हाई विद है ये है तो ईजी ही, आप इसको 0 से ईजी ले लो और या ई वी माइनस ई सी को ईजी बोलो, एक ही बात है मतलब, ओके, तो ये ईजी हमने लिखा है किसको ई सी को, और ये 0, अब ये तो पता ही होगा ई सी क्या है, जो सबसे लोएस्ट एनर्जी स्टेट है कंडक्शन बैंड की, और ई वी क्या है जो सबसे अपर एनर्जी स्टेट है वैलेंस बैंड की, वो है। तो ये तो बेसिक चीज़ें मतलब पता होनी चाहिए, रिवीजन है ये, तो ये निकल के आया। और हमने अगर एन वी को देखेंगे वैलेंस बैंड वाला, क्योंकि हमने इसको क्या लिया 0 लिया है, इस जगह को हमने 0 लिया है, ये इसको 0 लिया है, तो ईजी को 0 रख देंगे, तो सेकंड फार्मूला हमारा निकल के आया n अपॉन ये 1 प्लस ई रेज टू माइनस ई एफ अपॉन के टी, मतलब ईजी यहाँ से चला ही गया। अब क्या कर रहे हैं हम n को जोड़ रहे हैं एन सी प्लस एन वी दोनों को, तो ये क्या आया n अपॉन 1 प्लस ई रेज टू समथिंग, मतलब मैंने लिखा नहीं है, समथिंग है जो भी है यहाँ पे, तो इसको सॉल्व करके हमें क्या मिलेगा, गिव्स ये देगा ई एफ इजकल टू 1/2 ई जी, मतलब ई एफ जो होता है किसके लिए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए, वो जो वैलेंस बैंड होता है, ये जो गैप है ये ई जी इसके बीचों बीच में होता है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बीचों बीच में होता है, ओके, 0.5 ई जी, जो 0.5 है ये MCQs में 50%, ये बहुत ज़्यादा आता है। तो फर्मी लेवल लाइज मिडवे ऑफ क्या है, या तो ईजी और 0 को बोल लो या फिर ईसी और ईवी के बीच में बोल लो, ठीक है, दोनों के मतलब दोनों एक ही बात है, दोनों के बीच में लाई करता है। तो ये फर्मी लेवल और एनर्जी स्टेट ये भी ख़त्म हुआ। फिर बात करते हैं डोपिंग की, जो बेसिक है कि डोपिंग हमारा 2 तरीके की हो सकती है, मतलब इम्प्योरिटी हम कौन सी ऐड कर रहे हैं, डोनर या एक्सेप्टर। डोनर मतलब एन टाइप, पेंटावेलेंट, और हम ऐड किस में कर रहे हैं, टेट्रावेलेंट में, जो कि क्या है हमारा सिलिकॉन और जर्मेनियम। और डोपिंग एक्सेप्टर मतलब पी टाइप, ट्राईवेलेंट, ट्राईवेलेंट कौन कौन से ये याद रख लेंगे, ये MCQs में आ जाता है डायरेक्ट। तो ये हमारा बोरॉन, गैलियम, इंडियम, एल्युमिनियम, ये ट्राईवेलेंट होते हैं। और आर्सेनिक, बिस्मथ, फॉस्फोरस, एंटीमनी, जिसमें कि फॉस्फोरस हमारा सबसे ज़्यादा कॉमन है, एंटीमनी भी, आर्सेनिक भी, तो ये हमारे पेंटावेलेंट हो गए। तो डायरेक्शन ऑफ करंट इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ होल्स अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये तो सबको पता ही है, फिर भी फॉर रिवीजन मतलब यहाँ ऐसे एक बार और देख लिया है। करंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के। कनेक्टिविटी ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें, अगर इंट्रिंसिक के ऊपर देखिए, एक्सट्रिंसिक की बात करते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने से पहले तो बढ़ती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहले तो बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ाने से पहले बढ़ती है, बट देन फिर घटने लगती है। कब घटती है, एक टेम्परेचर होता है क्रिटिकल टेम्परेचर, उस टेम्परेचर के बाद घटती है, और उसके बाद हमारा जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो इंट्रिंसिक की तरह बिहेव करता है। तो ये पॉइंट है अगर याद करने के लिए, जर्मेनियम के लिए 85 डिग्री सेल्सियस और सिलिकॉन के लिए 200 डिग्री सेल्सियस जो क्रिटिकल टेम्परेचर है, उसके बाद हमारा घट जाती है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी टेम्परेचर के बढ़ाने से। अब बात करते हैं मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर की, तो और ये क्या बता रहा है, ये मूवमेंट भी बता रहा है और ये टाइप ऑफ करंट भी बता रहा है, मतलब 2 तरीके से होता है, ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन।
ओके, सबको पता है। तो ड्रिफ्ट करंट होती है, डिफ्यूजन करंट होती है, मतलब जो मूवमेंट इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वाला है उसकी वजह से ड्रिफ्ट करंट बनेगी, और जो डिफ्यूजन वाला है उसकी वजह से डिफ्यूजन। तो पहले ड्रिफ्ट देखते हैं। कॉज बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के जनरेशन की वजह से होती है। जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तभी आपका ड्रिफ्ट करंट होगा। ओके, डिफ्यूजन बिना अप्लाई करे भी हो जाता है लेकिन ड्रिफ्ट नहीं। तो फॉर्मूले हैं वी डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, या वी डी इजकल टू म्यू ई, ये सब फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर म्यू इजकल टू वी डी बाई ई, म्यू क्या है, वी डी बाई ई, इसके इक्वल है ये फॉर्मूला, म्यू इजकल टू वी डी बाई ई। तो ये याद रखेंगे। तो म्यू की क्या है यूनिट, क्या है, मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्टेज पर सेकंड, और वेलोसिटी की तो मीटर पर सेकंड होता है। वी डी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है यहाँ पे, म्यू क्या है, मोबिलिटी है, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। डिफ्यूजन की बात करें, डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट ड्यू टू वेरिएशन इन कंसंट्रेशन, मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से हमारा होता है। और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्यों जनरेट होता है, नॉन होमोजीनियस डोपिंग की वजह से। मतलब ये सेमीकंडक्टर अगर बार है तो मैं मान लूँ यहाँ पे ज़्यादा डोपिंग कर रहा हूँ और यहाँ पे बहुत कम डोपिंग कर रहा हूँ, और यहाँ पे फिर वही बहुत ज़्यादा डोपिंग। तो इससे क्या है कि एक डिफरेंट कंसंट्रेशन हमारे जनरेट हो गए। तो हाई से लो की तरफ हमारे चार्ज कैरियर जाएंगे, मतलब हमेशा चार्ज कैरियर एक कुछ भी है हाई लेवल से लो लेवल की तरफ ही जाता है। लाइक अगर ये एक बकेट है, इसमें बीच में मैंने एक पार्टीशन लगा रखा है, इसमें अगर पानी इतना भरा है और यहाँ पे इतना भरा है, अगर इस पार्टीशन को मैं हटाता हूँ तो पानी का क्या होगा, ऑब्वियस ही बात आप कहेंगे पानी यहाँ से यहाँ जाएगा और एक बराबर लेवल में बाल्टी में पानी हो जाएगा। तो यही चीज़ होती है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। डिफ्यूजन का प्रोसेस इसी को कहते हैं। सो मूवमेंट इज़ फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। तो ये बात क्लियर हुई। बात करते हैं कंडक्टिविटी, पहले देखते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर। तो सिग्मा इजकल टू सिग्मा एन प्लस सिग्मा पी, ये तो टोटल है। पहले देखते हैं ये बेसिक। सिग्मा इजकल टू एन इंटू ई, या बोले तो एन इंटू क्यू, म्यू इंटू ई, मतलब दोबारा लिखा ही हुआ है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में लिखा है, हम ऐसे याद करते हैं। एन इंटू क्यू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या है इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन, और मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एन क्यू म्यू एन, ये हमारा कंडक्टिविटी हो गई पहले एक। और क्योंकि इंट्रिंसिक में एन इजकल टू पी इजकल टू एन आई होता है, अभी उस पर भी आएंगे। तो ये जो है कंडक्टिविटी, ये हमारी ये एक्सट्रिंसिक के लिए भी अप्लाई है। ये मतलब हमने इसकी अलग लिखी, इसकी अलग लिखी। तो एन क्यू म्यू एन प्लस पी क्यू म्यू पी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ होल्स, दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और क्यू तो चार्ज है और म्यू पी हमारे होल की। तो क्यू को हम चार्ज को कॉमन ले सकते हैं, तो क्यू एन म्यू एन प्लस पी म्यू पी। तो क्यू एन म्यू एन प्लस पी म्यू पी, ये टोटल कंडक्टिविटी होती है। अगर हम बात करें किसी एक की तो ये हो गई। अगर हम इसमें कर दें कि एन और पी को एन आई के इक्वल रख दें तो एन आई भी कॉमन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा हमारा इंट्रिंसिक का क्या हो जाएगा, एन आई इंटू क्यू म्यू एन प्लस म्यू पी। तो ये हमारी कंडक्टिविटी हो गई। अब इसमें थोड़ा सा पार्टीशन डाल के और सीखते हैं कुछ। तो अब बात करते हैं करंट डेंसिटी की। जे क्या है, करंट डेंसिटी है, आई इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट है। तो जे इजकल टू सिग्मा ई, तो ये बहुत छोटे छोटे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। जे इजकल टू सिग्मा ई और जे इजकल टू आई बाई ए होता है एंड। तो इन दोनों को मिला के क्या फॉर्मूला बना, जे इजकल टू सिग्मा ई और जे इजकल टू आई बाई ए। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से पहले सिग्मा को निकालते हैं, इधर लिखता हूँ मैं, सिग्मा इजकल टू जे बाई ई। सिग्मा में जे बाई ई लगा दो, और क्योंकि जे आई बाई ए है तो हम लगा सकते हैं आई ए ई। और फिर हम क्या कर सकते हैं, आई ये किसके इक्वल है, ये सिग्मा के इक्वल है। तो आई इजकल टू सिग्मा ए ई। तो ये हमारा निकल के आया, ये इंपॉर्टेंट है। ये कैसे निकला ये तो समझ में आ रहा होगा। तो आई इजकल टू सिग्मा ए और ई, ए और ई अलग है। ए क्या है एरिया और ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सिग्मा हमें पता है। तो ये जो आई लिखा है मैंने इलेक्ट्रिक करंट, इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये कैसे निकला इसमें, ये तो हमारा क्या है सिग्मा, और ई और ए ये अलग से आ गया। अब ये भी हमको पता है कि ई इजकल टू वी बाई एल, ये क्या है वोल्टेज, ये क्या है लेंथ। तो इन दोनों फार्मूले को यूज़ करके हमने ये निकाला। तो इसमें ई की जगह ए बाई एल रख दिया। तो आई इजकल टू एन आई क्यू म्यू एन प्लस म्यू पी ए इंटू वी बाई एल। तो जो फॉर्मूले बन रहे हैं ऐसा नहीं कि कहीं से आ गए, मतलब बेसिक से शुरू करके सारी चीज़ों को जोड़ जोड़ के ही बन रहा है, कुछ भी नया नहीं है। तो एक ये फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट करंट का फॉर्मूला। अब रिलेशन ऑफ एन आई एंड टेम्परेचर देखते हैं। एन आई और टेम्परेचर के बीच में जो रिलेशन है, तो एन आई इजकल टू एन आई स्क्वायर इजकल टू ए नॉट टी की पावर मतलब टी क्यूब, या बोले तो एन आई अगर डायरेक्टली बोले तो टी की पावर 3/2 से रिलेट करता है इंट्रिंसिक का कंसंट्रेशन और टेम्परेचर। इसको स्क्वायर को इधर ले जाएं, ई रेज टू माइनस ई जी नॉट। ये क्या है ई जी नॉट, जो हमने देखा था हमारा जो मिडिल वैल्यू थी एनर्जी गैप
जो था उसकी वैल्यू Eg, और ये Eg0 मतलब एट 0 केल्विन अपॉन KT। तो ये फार्मूला है, या फिर आप ये भी याद रख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। Ni इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T की पावर 3/2। और इससे भी पता चल रहा है ये 3/2 है, 1 से बड़ा है कि, और क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी हमारी बढ़ती है। ओके, अब म्यू और टी की बात करते हैं। ये क्या है? मोबिलिटी रिलेशन, मोबिलिटी एंड टेम्परेचर। तो म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर माइनस है, मोबिलिटी घटती है टेम्परेचर के ज़्यादा बढ़ाने से। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाएंगे तो ज़्यादा चार्ज कैरियर फ्री होंगे और फिर वो कोलाइड ज़्यादा करेंगे, इस वजह से मोबिलिटी घटती है। सो ऐसा कब तक वैलिड है? 100 केल्विन से 400 केल्विन तक वैलिड है ये। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए एम की डिफरेंट वैल्यू, तो ये एम की वैल्यू है। ओके, ये 2.5, 2.7, जर्मेनियम के लिए कम है 1.66, 2.33, इलेक्ट्रॉन और होल के लिए अलग अलग। और ये सबको पता है और पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज़्यादा होती है होल की मोबिलिटी से। म्यू एन इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन म्यू पी। कंडक्शन या कनेक्टिविटी इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। तो ये तो इंट्रिंसिक की देखी थी। अब एक्सट्रिंसिक में पहले देखते हैं मास एक्शन लॉ इज ये है, N/P = Ni²। मतलब जो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है इंटू कंसंट्रेशन ऑफ होल को हम लिख सकते हैं कि Ni/Ni, 2 बार Ni² लिख सकते हैं। सो अब ये देखते हैं कुछ नए यहाँ पे टर्म इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। ये हमारा Nd+B है, Na+N। तो Nd+B की बात करते हैं। ये डोनर इम्प्योरिटी का हमारा कंसंट्रेशन है और ये हमारा होल का कंसंट्रेशन है। ये हमारा एक्सेप्टर इम्प्योरिटी का कंसंट्रेशन है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन है। तो ये डोनर इम्प्योरिटी जो हमने करी, मतलब ये पूरा क्या है कि ये पूरा पॉजिटिव चार्ज वाली क्वांटिटीज एक तरफ है, यहाँ पे ये हो रहा है, और ये पूरा नेगेटिव चार्ज वाली क्वांटिटी एक तरफ है। सो ये हमारा क्या बनाएगा एन टाइप में, और पी टाइप में वो देखेंगे। एन टाइप की बात करते हैं, फिर से मैं थोड़ा सा तेज़ बोलूँगा कि एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं। एन टाइप में एक्सेप्टर इम्प्योरिटी के होगा नहीं होगा। एक्सेप्टर किसकी वजह से होता है? ट्राईवेलेंट की वजह से होता है। और हमारा ये जो एन डी है ये हमारा पेंटावेलेंट की वजह से होता है। ठीक है, डोनर पेंटावेलेंट, एक्सेप्टर ट्राईवेलेंट, पीछे पड़ा था। तो यहाँ पे Na 0 हो गया क्योंकि ट्राईवेलेंट एन टाइप में कुछ भी नहीं होता। और कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी चार्ज कैरियर है, बहुत ज़्यादा होगा। तो ये यहाँ पे इसमें ऊपर लगा के हमारा रिलेशन N = ND के इक्वल आ गया। अब N = ND के इक्वल आ गया, फिर ये हमने क्या लगाया? मास एक्शन लॉ लगाया, N/P = Ni²। तो P = Ni²/N या फिर P = Ni²/ND। तो ये रिलेशन समझ में आया। उसके बाद पी टाइप की बात करते हैं। पी टाइप मतलब यहाँ पे ND नहीं होगा, मतलब क्योंकि पी टाइप कैसा है? ट्राईवेलेंट वाला। एन टाइप है पेंटावेलेंट वाला। तो ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी हमने ऐड करी है तो पेंटावेलेंट वाली 0 होगी, तो 0 कर दी। और P होल, क्योंकि मेजोरिटी कैरियर है, होल को ज़्यादा कर दिया N से, तो यहाँ से वही चीज़ निकली, P = Na। तो N = Ni²/P या फिर Ni²/Na। तो ये अलग अलग हैं, ये N टाइप के लिए है ये चीज़, और सेम टाइम पे अगर देखें तो ये P टाइप के लिए, तो ये अलग अलग हैं। अब इन्हीं को यूज़ करके हम इसमें कंडक्टिविटी लिखते हैं N टाइप की, जो कि है Q × ND × μN। वहाँ पे क्या होता था? Q × N × μN। तो N की जगह ND लिख दिया। सेम P की लिखेंगे P टाइप में, मतलब होल की, तो से Q × Na यहाँ पे कर दिया, Na × μP, ये होल की मोबिलिटी। तो ये तो याद ही हो गया होगा। अब बात करते हैं करंट डेंसिटी ड्यू टू होल डिफ्यूजन। हम डिफ्यूजन वाले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। ठीक है, होल, पहला होल और फिर इलेक्ट्रॉन। तो होल के डिफ्यूजन की वजह से जो करंट डेंसिटी होती है, डेंसिटी क्या होती है? J। तो उसको यहाँ पे किस तरीके से लिखते हैं? तो अभी केवल बस याद करने के लिए देखेंगे, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। Jp = -Q dP/dx। अब dP dN ये सब क्या वो भी देख लेंगे। ठीक है, तो माइनस होता है होल वाले में, ये याद रखेंगे, होल में माइनस होता है, इलेक्ट्रॉन में प्लस होता है। बट क्यों? क्योंकि वो डबल माइनस की वजह से प्लस हो जाता है, मतलब माइनस तो है ही हमारे फॉर्मूले में, और यहाँ पे चार्ज -Q हमने इलेक्ट्रॉन का ले रहे हैं, तो इसकी वजह से माइनस माइनस प्लस हो गया। तो यहाँ उल्टा होता है, होल में माइनस होता है करंट डेंसिटी का जो है डिफ्यूजन के लिए, और इलेक्ट्रॉन में प्लस होता है। तो Jp = -Q dP dP/dx, और ये Q dN dN/dx। तो फॉर्मूला सिमेट्रिकल है, वो dP मतलब कैपिटल DP और dP/dx है, ये dN dN/dx है। तो यहाँ पे देखते हैं कि dP और dN क्या होता है। dP एंड dN आज होल एंड इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन कांस्टेंट, एक तरीके के क्या है? कांस्टेंट्स हैं। एक तरीके की क्या है? कांस्टेंट्स हैं।
और सेम टाइम पे बात करते हैं डी पी बाई डी एक्स और डी एन बाई डी एक्स होल एंड डिफ्यूजन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है ये, तो ये यूज़ हुए हैं, तो अब दिख रहे होंगे साफ साफ, मैंने अलग हाईलाइट कर दिया दोनों। तो ये है, और जे टोटल आपको निकालना हो तो आप सीधे से दोनों को ऐड कर दो, इनको सबको ऐड कर दो तो आपका जे टोटल आ जाएगा, जिसमें कि आप ये माइनस क्यू को मतलब क्यू को कॉमन ले सकते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है आइंस्टीन रिलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो डी जो हमने यहाँ पे यूज़ किया था, तो डी पी बाई म्यू पी दिस इज मोबिलिटी, डी एन बाई म्यू एन दिस इज मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज मोबिलिटी ऑफ होल, इजकल टू के टी बाई क्यू, टी क्या है टेम्परेचर, दिस इज टेम्परेचर, के टी बाई क्यू, या फिर टेम्परेचर अपॉन 11,600, तो इसके इक्वल होता है। तो यहाँ से हम इसको लिखते हैं, ये सब क्या है वी के इक्वल है, वी एक तरीके का वोल्टेज है, तो वी एम इज 25 मिली वोल्ट एट टी इजकल टू 300 केल्विन। मतलब ये कैसे आया, जब आप इस वाले फॉर्मूले में टी को 300 कर दोगे तो ये हो जाएगा 3/116, वो 25 मिली वोल्ट के लगभग इक्वल आता है। तो ये फॉर्मूले में हम यूज़ भी कर सकते हैं एग्जाम में, 25 जबकि 26 के करीब आता है, पर 25 को यूज़ कर लेते हैं। सो दिस इज के टी बाई क्यू, डी पी बाई म्यू पी इजकल टू डी एन बाई म्यू एन इजकल टू के टी बाई क्यू, ये सारे के सारे रिलेशन। तो अगर आपसे टी पूछ लिया, आपको ये सब दिया है, आपसे म्यू एन पूछा है, आपके पास टेम्परेचर है, डी एन है, तो इस तरीके से मतलब ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो चीज़ दी है, तीसरी पूछी तो निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं फर्मी लेवल, जो पहले पढ़ा था इंट्रिंसिक के लिए, छोटा सा कॉन्सेप्ट, अब उसको बात करते हैं एक्सट्रिंसिक के लिए। तो फर्मी लेवल लाइज इन द मिडल ऑफ फॉरबिडन गैप, बट किसके लिए लाई करता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए। मैं एक बार यहाँ बना हुआ फिर से भी बना लेता हूँ, ये हमारा है, ये हमारा EV है, ये हमारा EC है, ये हमारा EF है इंट्रिंसिक के लिए, और सेम टाइम पे यही हमारा जो होता है EF, ये हमारा किसके लिए होता है, N टाइप के लिए, जो कि EC के पास होता है, ये EC है, ये EV, और यहाँ पे अगर होगा EF, ये किसके लिए EF है, P टाइप के लिए है। ओके, ये यहाँ पे भी लिखा है, N टाइप के लिए EF हमारा ये EC के पास होता है, बीच में EF इंट्रिंसिक के लिए, EF जो नीचे है वो P टाइप के लिए EV के पास होता है। ओके, सो फर्मी लेवल मिडवे बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड होता है। तो फर्मी लेवल एक्सट्रिंसिक का होगा मिडवे, मतलब इस रेंज में कहीं भी लाई करेगा, इस रेंज में कहीं भी लाई करेगा, ये जो पूरी EG की रेंज है इसके बीच में। हेयर इट इज स्लाइडली अबव और बिलो मिडवे, मतलब लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा मिडवे के ऊपर या नीचे होता है, मतलब ये जो EF है नीला वाला इंट्रिंसिक का, इसके ज़्यादा ऊपर होगा या नीचे होगा। अबव कब होगा, अबव होगा EV के ऊपर होगा, वो बात कर रहे हैं P टाइप की, मतलब EV जो है उसके ऊपर, और EC के थोड़ा नीचे होगा, वो N टाइप की बात कर रहे हैं। अब फार्मूला जो याद रखने के लिए है वो इम्पोर्टेंट है। EF का फॉर्मूला डायरेक्ट इंट्रिंसिक में वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, EC माइनस KT ln NC/ND, ये किसके लिए, N टाइप के लिए है। तो देखते हैं N टाइप, देखो फॉर्मूला बहुत आसानी से बन सकता है, ये जो साइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। EC के थोड़ा नीचे, मतलब EC की वैल्यू को लो, उसमें से कुछ माइनस कर दो तो वो आपको EF दे देगा, और टेक्निकली यही तो हो रहा है। मान लो ये लेवल है, ये वाली EF है, ये आपको निकालनी है, तो इसको क्या लिख सकते हैं कि EC में से कुछ माइनस कर दो, ये जो ये थोड़ा सा है, इसको मैं ग्रीन से करता हूँ, ये इतना माइनस कर दो EC से, तो ये पिंक वाला आपका EF आ जाएगा। तो कुछ क्या माइनस किया जाता है, तो KT ln NC/ND माइनस किया जाता है। इसको बोलने में याद हो जाता है KT ln NC/ND। NC क्या है हमारा, तो NC हमारा है डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन कंडक्शन बैंड। ND क्या है, ये तो साफ दिख रहा है, डोनर इम्प्योरिटीज़ हैं, क्योंकि हम N टाइप की बात कर रहे हैं, सेम टाइम पे हम P टाइप की बात करते हैं, ये P टाइप। तो यहाँ पे हमारा EV, अब इसमें कुछ ऐड कर रहे हैं, ये कुछ ऐड कर रहे हैं तब हमारा पहुँच रहा है। तो जो कुछ जो ऐड कर रहे हैं वो क्या है, EV प्लस EV में थोड़ा ऐड कर दो KT ln, और ये हमारे क्या है, ये तो ये क्या है, Na तो हमारा एक्सेप्टर है, वो पता चल रहा है साफ। NV क्या है, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन वैलेंस बैंड। तो NC और NV इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, NC और NV, या आप कैपिटल NC और NV भी लिख सकते हैं। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन कंडक्शन बैंड, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन वैलेंस बैंड, तो ये खत्म हुआ। उसके बाद देखते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशंस। तो कंटिन्यूटी इक्वेशंस डायरेक्ट इनको याद कर लेंगे, और बाकी डिटेल में लिए तो फिर बुक में ही और नोट्स में ही है। तो del P बाई del T इजकल टू P माइनस P0 अपॉन टाउ P, ये हमारे कॉम्बिनेशन टाइम, DP लाइफ टाइम ऑफ, ये होल से लाइफ टाइम ऑफ ये इलेक्ट्रॉन है, D प्लस DP del स्क्वायर P अपॉन DX स्क्वायर, ये क्या है, वही कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, वो
डिफ्यूजन कांस्टेंट वाला ये हमारा, और माइनस म्यू पी मोबिलिटी, डेल पी ई अपॉन डेल एक्स, डेल एन ई अपॉन डेल एक्स। तो ये तीन अलग अलग टर्म है। ये तीसरा वाला माइनस हो रहा है, तीसरा वाला माइनस हो रहा है, और एक माइनस ये एन में अलग से आता है। तो ये माइनस याद रखेंगे, हो सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ बन जाए, बाकी तो ये पूरा याद रखना है। अब बात करते हैं हॉल इफेक्ट की, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें होता क्या है, मतलब एक छोटा सा समझते हैं कि हो क्या रहा है। चार्जिंग कैरियर जो है, चार्ज कैरियर है जो वो मूव कर रहा है हमारा, परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाइड है और मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाइड है। तो ये क्या है, स्पेशल केस है कि आप ऐसा फिनोमेना बना रहे हो जिसमें आप मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हो और ये तीनों चीज़ें परपेंडिकुलर हैं। और जो ये मान लो कुछ ऐसा हमारा ये इस एक्सिस में हमारा चार्ज कैरियर मूव करेगा, तो तीनों परपेंडिकुलर हैं। तो चार्ज कैरियर क्या होता है, डिफ्लेक्टेड होता है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। लाइक आपका अगर ये सीधे जा रहा है तो वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, या तो ऊपर चला जाएगा या नीचे चला जाएगा, मतलब ऐसे नीचे चला जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे होगी। तो ये तो थ्योरेटिकल बात हो गई। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, RH जिसको हम कहते हैं हॉल कोफिशिएंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और VH जो होता है हॉल वोल्टेज। ये दो चीज़ें हैं। तो इन दो चीज़ों के इर्द गिर्द ही बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो RH क्या है, EH अपॉन J इंटू बी। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, J करंट डेंसिटी, EH हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है जो हमारा मतलब हॉल वोल्टेज की वजह से जनरेट हुई है, इसलिए इसको EH बोला है। तो ये हमने लिखा भी है। E क्या होता है, V/L या फिर V/D बोल सकते हैं। ओके, तो VH/D लिखा है EH को, J इंटू बी। तो एक तो फार्मूला ये बना। अब इसमें अलग अलग फार्मूले बनते हैं कि B इंटू आई अपॉन रो इंटू डब्लू इंटू 1 अपॉन D इंटू J इंटू बी। ये अलग अलग चीज़ें हमने यहाँ पे बनाई। तो ये हमारा J इंटू बी तो इसमें पहले से था। ये VH/D, ये D भी है। तो VH को हमने अब VH की वैल्यू रख दी। तो VH की वैल्यू हमको क्या देखी, ये पूरी VH की वैल्यू है, ये पूरी VH की वैल्यू है। आगे यहाँ पे ये देखने को भी मिलती है। तो ये हमने रखी, तो इससे अलग अलग वैल्यू निकल के आई। तो RH को हम लिख सकते हैं 1/ρ 1/n इंटू ई। एन क्या, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन है, उसका चार्ज। ओके, और I ये करंट है, अपॉन फिर क्या है ये रो W D इंटू J, या फिर VH W B इंटू आई। तो ये एक और फार्मूला है। ये जो VH इधर था ये इधर भी है, इसके संग W और B और I का है। तो काफ़ी सारे फार्मूले हैं, मतलब एक याद रखेंगे फिर उसमें वैल्यू रख के दूसरे बना ही लेंगे। तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि RH को निकालना और VH को डायरेक्ट निकालना किसी न किसी फार्मूले से आना चाहिए। जैसे कि ये सबसे ईजी है, ये जो ऊपर वाले हैं ये सबसे सही है। मतलब आपका अगर ये चीज़ें पता है तो आप निकाल दोगे, और फिर इससे दूसरा आप बना ही सकते हो। और पहला वाला भी याद है तो EH की जगह VH/D रख दो, तो पहले वाले से आप दूसरा बना सकते हो। फिर VH का RH B इंटू आई अपॉन डब्लू ये है, या फिर J अपॉन D ये इलेक्ट्रिक करंट के उसमें है, ये करंट डेंसिटी के रेस्पेक्ट में है। तो ये हॉल वोल्टेज है, ये हॉल कोफिशिएंट है। अब ये सारे फार्मूले हो गए। अब हॉल इफेक्ट क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कैन बी यूज टू डिटरमाइन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर आपको बता सकता है, कैरियर का कंसंट्रेशन निकाल के दे सकता है, आपको सिग्मा और म्यू बता सकता है। ये देखो फार्मूले में यहाँ पे आया था, ये रो आया है, इससे आप सिग्मा निकाल सकते हो। और कनेक्टिविटी यहाँ पे ये बता सकते हो कितना कंसंट्रेशन है। ओके, डिटरमाइन बी बिकॉज ऑफ VH, आप मैग्नेटिक फील्ड का भी मैग्नीट्यूड बता सकते हो VH की मदद से। ये है, ये VH से आपने क्या बताया, बी को बता रहे मैग्नेटिक फील्ड। आप पावर निकाल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट बता सकते हो, करंट बता सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हॉल इफेक्ट की वजह से कर सकते हैं, शॉर्ट में हमने देखा। अब आ जाते हैं अपना जो सबसे ज़्यादा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है पूरा, मतलब EDC में ही हमारा क्या है कि डायोड कैसे वर्क करता है। और PN जंक्शन डायोड बोलते हैं। तो एक जंक्शन बनता है, और P और N क्या है सबको पता है, P टाइप सेमीकंडक्टर से P बोला, और N टाइप सेमीकंडक्टर। तो एक इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे, कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक P टाइप सेमीकंडक्टर का बाहर लिया, एक N टाइप का लिया, दोनों को जोड़ दिया और कह देंगे कि आप PN जंक्शन डायोड बना देंगे। बन सकता है पर वो इफेक्टिवली वर्क नहीं करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने के लिए कि ऐसा कभी भी मर्ज करके नहीं बनाते हैं, वो वर्क नहीं करेगा सही से। हम क्या करते हैं, सेमीकंडक्टर बार को लेते हैं और डिफरेंट कंपोजिशन में हम उसी में इस तरीके से डोपिंग करते हैं इस तरीके से कि उसमें हम P को भी बनाए एक तरफ N को भी बनाए। मतलब
ये एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बार है, ये एक इंट्रिंसिक बार है। अब इसको P बनाना है, आप क्या करोगे, डोपिंग करोगे। ठीक है, क्या आंसर होगा एक वर्ड में, डोपिंग। N बनाना है, क्या करेंगे, डोपिंग। तो डोपिंग हम किस में कर रहे हैं, इंट्रिंसिक में कर रहे हैं। अब उसमें आप डोपिंग कर रहे हैं, मतलब कहीं कुछ भी नेचर में P टाइप या N टाइप सेमीकंडक्टर मौजूद नहीं है, हम डोपिंग कर रहे हैं तो वो वैसा बना है। तो हम डोपिंग करेंगे एक ही स्टेप में, हम दोनों डोपिंग नहीं कर सकते कि दो अलग अलग तरीके से डोपिंग करते हैं। तो वही चीज़ करते हैं, तब हमारा पी एन जंक्शन परफेक्ट बनता है, जो वर्क करता है अच्छे से, ना कि दो अलग अलग पी और एन को मर्ज करके। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो ये एक डायग्राम हो गया, इसमें पहले चीज़ें को समझ लेते हैं, उसके बाद इसका वर्किंग देख लेंगे। तो ये जो है, ये क्या है, नेगेटिव एक्सेप्टर आयोन है, इसमें होल है, होल है, होल को ख़त्म करने के लिए क्या इसमें इलेक्ट्रॉन आएगा, तो होल ख़त्म हो जाएगा। तो ये क्या है, एक्सेप्टर आयोन है, क्योंकि ये नेगेटिव दिख रहा है तो नेगेटिव है। ये क्या है, ये पॉजिटिव, ये वाले ये प्लस और ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये जो डार्क है ये इलेक्ट्रॉन है, ये जो सर्किल है खुला हुआ ये होल है। ओके, ये हमारे होल्स हैं, एंड ये आपके फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये पॉजिटिव डोनर आयन है, इसमें प्लस है इसलिए पॉजिटिव, और इसमें इलेक्ट्रॉन है इसलिए इसको डोनर आयन बोला। ओके, ये जो बीच का रीजन है यही हमारा होता है डिप्लीशन रीजन, या फिर स्पेस चार्ज रीजन, या फिर ट्रांजिशन रीजन। इसकी विद करीब करीब हमारा 10⁻⁻⁶ मीटर या फिर 1 माइक्रोमीटर तक हमारी विद होती है, मतलब इतनी छोटी विद होती है। ओके, तो ये जंक्शन है हमारा, बहुत छोटा पतला जंक्शन होता है। ये तो हमने सीखने के लिए इसको बड़ा बनाते हैं, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ फ्लो करती है। किस उसमें, जब आपने P इधर लिया हो और N इधर लिया हो, ऐसा नहीं N इधर लिया है P इधर लिया है। अब बोल इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ जाएगी, अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ऐसे इधर जाएगी, उल्टा जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये जब P इधर है N इधर है तब ऐसा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर, मतलब उसको भी मत देखो, मेन देखो ये जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी। तो ये चीज़ें देखिए बेसिक, ये तो बेसिक डायग्राम है, इसमें सब कुछ कंबाइन है कि ये जो हमारा होल है ये इधर जाएगा, हमारा इधर जो इलेक्ट्रॉन है इसकी तरफ जाएगा, और ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ये हमारा इधर जाएगा, होल की तरफ जाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो ये बना है इधर से इधर और इधर से इधर, वही चीज़ है। तो यहाँ से तो समझ में आएगा नहीं, इस डायग्राम में केवल टर्मिनोलॉजी समझने के लिए था। अब बात करते हैं समझते कैसे हैं, तो थोड़ा सा इसको देखते हैं। थोड़ा सा हिल गया फोटो, पर ठीक है कोई बात नहीं। तो स्टार्टिंग में क्या हो रहा है वो देखते हैं, इन स्टार्टिंग क्या हो रहा है। ये हमारा है यहाँ पे, ये हमारे ये नेगेटिव एक्सेप्टर आयन है और ये हमारे पॉजिटिव डोनर आयन है। अब क्या होता है, शुरू से जंक्शन नहीं बना हुआ है, शुरू में ये एक लाइन है, मतलब इसके इधर पूरा ये इस तरीके की डोपे, इस तरीके के आयन है, इसके इधर इस तरीके के। अब क्या हुआ, ये जो होल था ये इस इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट हुआ, तो ये होल ऐसे इस इलेक्ट्रॉन की तरफ गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस होल की तरफ, इसके होल की तरफ गया, तो इसने इस होल को कंप्लीट कर दिया। इस होल ने इस इलेक्ट्रॉन को जाके इस जगह को मतलब ये जो होल है यहाँ से मूव करके चला गया, मतलब फिर ना तो यहाँ होल बचा और ना तो यहाँ इलेक्ट्रॉन बचा, क्योंकि होल इस इलेक्ट्रॉन में चला गया, ये इलेक्ट्रॉन इस होल में चला गया। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, एक बार मैं फिर से बोलता हूँ, ये जो होल है ये इधर गया और इस जो इसके जस्ट पहला वाला ये जो पॉजिटिव था हमारा पॉजिटिव डोनर, इसके इलेक्ट्रॉन में जाके चला गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, कुछ भी नहीं बचा, ना यहाँ इलेक्ट्रॉन बचा ना यहाँ होल बचा, ऐसे ही इधर का इधर चला गया। तो इससे क्या हुआ, मैं कह सकता हूँ कि कुछ देर बाद ये जो लाइंस हैं, ये जो लाइंस है ये वाली लाइंस, तो इन ये जो लाइन है ये मैं बोलूँ ऊपर में इसको डार्क कर देता हूँ, तो इनके बीच में जो भी आयंस थे उसमें से ना तो होल बचा उनके ऊपर ना इलेक्ट्रॉन बचा। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव, इस पर कोई भी, ये जो बीच वाले हैं इसमें कोई भी होल नहीं है बीच में, ना कोई इलेक्ट्रॉन है। तो क्या हुआ कि सबसे जो करीबी थे उनने तो ऐसा कर लिया, जो सबसे पास थे एडजेसेंट थे उन्होंने तो ऐसा कर लिया, ठीक है। नाउ आफ्टर डेट अब क्या होगा, अब इसके बाद देखते हैं क्या होगा। मैंने इलेक्ट्रॉन लिया जो कि दूर वाला था, अब यहाँ पे कुछ ऐसा बन गया है और इनके पास कुछ भी नहीं है। अब इस इलेक्ट्रॉन को जाना पड़ेगा कहाँ, पहले तो इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये पॉजिटिव तो ठीक है इसको अट्रैक्ट करेगा, पर यहाँ से ये जो नेगेटिव आयन है ये इसको रिपेल करना शुरू कर देगा, और इलेक्ट्रॉन को इस होल के पास जाना है तो ये इसको रिपेल करेगा, तो इसलिए कि इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाएगा। तो कुछ दूरी तक जंक्शन बनने के बाद फिर ऐसा जंक्शन मतलब ख़त्म हो जाता है बनना।
अब इलेक्ट्रॉन डोंट गो पार पॉजिटिव आयन, इलेक्ट्रॉन उस पॉजिटिव आयन के आगे नहीं जा पाएगा, ठीक है। विच जो नेगेटिव आयन है, नेगेटिव विच रिपेल इलेक्ट्रॉन, ओके। जो नेगेटिव आयन है वो किसके बाद है, नेगेटिव आयन जो है वो आफ्टर पॉजिटिव आयन, ये जो पॉजिटिव आयन के बाद जो नेगेटिव दिख रहा है, आप दिख रहा होगा, ये इसको रिपेल करेगा, मतलब एक ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। सेम तरीके से होल डोंट गो पार नेगेटिव आयन। अब जो होल है, होल के रेस्पेक्ट में देखते हैं, ये होल है, ये जाना चाहता है, चलो ठीक है, ये नेगेटिव आयन तो इसको अभी अटैक कर रहा है, पर इसके इधर जैसे ही जाएगा तो ये पॉजिटिव आयन इसको रिपेल करेगा, और आगे भी पॉजिटिव आयन्स हैं, भले यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है लेकिन पॉजिटिव आयन्स हैं तो वो उसको रिपेल करेगा। तो होल डोंट गो पार मतलब इस नेगेटिव आयन के बाद में नहीं जा सकता है। कब, जब आपने कुछ इस तरीके का ये जंक्शन बना दिया उसके बाद। तो पॉजिटिव विच आर आफ्टर नेगेटिव, ये जो पॉजिटिव है नेगेटिव के बाद, थोड़ा सा टाइम लगेगा पर ये ज़रूरी है। ये नेगेटिव के बाद जो पॉजिटिव है, ये ब्लू वाले, ग्रीन वाले, तो ये क्या करेंगे, इस होल को रिपेल करेंगे, तो इस वजह से क्या है, हमारा नहीं हो सकता, नहीं जा सकता। तो क्या हुआ कि एक जंक्शन की लिमिट, मतलब एक जंक्शन बनने के बाद, लाइक ये जंक्शन बन गया, ये इतना बन गया, तो ठीक है, कुछ आयन नेगेटिव वाले इधर हो गए जिनके पास कोई भी होल नहीं बचा, कुछ इधर पॉजिटिव वाले जिनके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, वो एकदम चार्जलेस हो गए। तो उसके बाद यहाँ पे और जंक्शन नहीं बन सकता, मतलब एक लिमिट है। अब इसको डिप्लीशन क्यों बोला है, क्योंकि दिस इज अ रीजन डिप्लीटेड ऑफ चार्ज कैरियर, इसके पास से सारे चार्ज कैरियर चले गए, इस वजह से इसको हम डिप्लीशन रीजन बोलते हैं। ट्रांजिशन रीजन क्यों बोलते हैं, चार्ज कैरियर यहाँ से मूव करते हैं, इसलिए इसको ट्रांजिशन रीजन भी बोलते हैं। ओके, तो ये हमारा है पूरा। अब यही चीज़ यहाँ पे हो रही है ऊपर, कि ये हमारा जंक्शन बन गया। पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। ये हमारा जंक्शन बन गया, तो इस जंक्शन को अब पार नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको बैरियर रीजन भी बोलते हैं, बैरियर जंक्शन भी बोलते हैं। इसलिए तो ये सारे नाम इनका रीज़न है, जो जितने भी नाम इनका रीज़न है कि क्यों ऐसा इनको बोला जा रहा है। तो ये हमने पीएन जंक्शन कैसे बना उसका पूरा देखा करीब 5 से 10 मिनट में। अब देखते हैं अगर इसमें फॉरवर्ड बाइसिंग हम कर रहे हैं, बाइसिंग तो पता ही है, फॉरवर्ड और रिवर्स। तो ये P और N है कुछ इस तरीके से, अगर मान लो, तो अगर P में आप पॉजिटिव साइड जोड़ दो तो फॉरवर्ड बाइसिंग, और इसी का आप उल्टा कर दो, आप P में नेगेटिव साइड जोड़ दो N में, तो ये हमारा रिवर्स बाइसिंग हो गया, ये बाइसिंग हुई। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट सा डायग्राम बनता है, ये डिप्लीशन रीजन है, ये डिप्लीशन रीजन है। ओके, तो ये जो ग्राफ है, ये वाला है, ये रेड वाला विद एक्सटर्नल फील्ड, ये फॉरवर्ड वाइज के लिए ग्राफ है। मतलब फॉरवर्ड वाइज में हमने ये ये क्या लिया, ये एवरेज लाइंस ली है, ये एवरेज लिया, ये चीज़ ये एवरेज ली है। तो जस्ट इस एवरेज के इधर ही इधर हमारा कंडक्शन शुरू होने लगता है, तो ये फॉरवर्ड वाइज के लिए है, मतलब ये रीजन छोटा होता है। अब बात करेंगे एक एवरेज केस, ये क्या है, नो एक्सटर्नल बाइस, ठीक है, लेट टेक केस विदाउट बाइसिंग। तो इसमें ये कुछ ऐसा होगा, मतलब ये हमारा बिना बाइसिंग के है। तो ये क्या बताना चाह रहा है कि जब आपने फॉरवर्ड बाइस किया तो आपका डिप्लीशन रीजन क्या है, घट गया। ये नॉर्मल केस था, नॉर्मल केस कितना था, नॉर्मल केस कुछ आपका इतना है, ये नॉर्मल केस है, ये नॉर्मल है। अब बात करते हैं किसकी, रिवर्स बाइस की। आपने रिवर्स बाइस किया तो ये क्या करता है, फॉरवर्ड बाइस में पहले देखते हैं, वीकेंस द बैरियर, बैरियर को वीकन करता है, छोटा करता है, और ये रिवर्स बाइस स्ट्रेंथन द बैरियर, बैरियर को स्ट्रेंथन करता है। तो ये आपका कुछ और ज़्यादा बड़ा हो गया, ये इतना हो गया, इतना हो गया। तो इसकी विद देखेंगे, इसकी विद यहाँ से यहाँ तक जा रही है, ये सबसे बड़ी विद है। ओके, तो एक ये और एक ये, तो ये हमें बता रहे हैं ग्राफ की हमारा फॉरवर्ड बाइस, रिवर्स बाइस और जो नॉर्मल अंडर विदाउट एनी बाइस कंडीशन में क्या क्या होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, यहाँ से थोड़ा थ्योरेटिकल पॉइंट है कि पोटेंशियल बैरियर रिड्यूस्ड एंड एट फॉरवर्ड वोल्टेज 0.2 इट इज़ कैंसल्ड। मतलब फॉरवर्ड बाइस की, ये फॉरवर्ड बाइस है, ये यहाँ पे हेडिंग पड़ी थी फॉरवर्ड बाइस। ओके, फॉरवर्ड बाइस के अंदर देख रहे हैं, तो पोटेंशियल बैरियर जो हमारा वो घट गया, और एक कोई वोल्टेज मान लो 0.2 वोल्ट,
कि 0.2 वोल्ट तक हमने वोल्टेज को अगर बढ़ा दिया, जो हमने फॉरवर्ड बायसिंग का वोल्टेज दिया है, तो वो बिल्कुल कैंसिल हो गया, मतलब अब उससे चार्ज फ्लो करना शुरू कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। जंक्शन ऑफर्स लो रेजिस्टेंस कॉल्ड फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। तो जंक्शन क्या है, लो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, उसको फॉरवर्ड रेजिस्टेंस बोलते हैं। फॉरवर्ड वाइज में RF, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये RF याद रखना है। करंट फ्लोज इन द सर्किट एंड इट्स मैग्नीट्यूड डिपेंड ऑन अप्लाइड वोल्टेज। और सर्किट में करंट, मतलब जो फॉरवर्ड वाइज बोलते हैं ना, कि फॉरवर्ड वाइज में ये हमारा डायोड है, फॉरवर्ड वाइज में जो डायोड है, तो ये रजिस्टर जोड़ा है मान लो, तो फिर इससे करंट ये क्या है, क्लोज स्विच, ठीक है, ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है, इससे करंट फ्लो कर सकती है। तो ये चीज़ है, ये तो मतलब बेसिक चीज़ें पता ही होनी चाहिए। करंट फ्लो करेगी और इसका मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करेगा, जितना आपने वोल्टेज अप्लाई किया। जैसे जैसे आप वोल्टेज को बढ़ाएंगे, ये जो करंट है वोल्टेज पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वोल्टेज को बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा आपका करंट फ्लो कर सकेगा। तो इन एन टाइप ड्यू टू इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो करती है, और पी टाइप में होल की वजह से। और फिर से इस पॉइंट को रिवाइज कर लेते हैं कि एक्सटर्नल वायर में केवल और केवल इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो करती है। होल जैसी क्वांटिटी एंटिटी सेमीकंडक्टर बार के बाहर एग्जिस्ट नहीं करती रियल वर्ल्ड में। ओके, रिवर्स बायसिंग देखते हैं। तो पोटेंशियल बैरियर बढ़ जाता है यहाँ पे, विद ऑफ डिप्लीशन रीजन बढ़ जाती है। जंक्शन ऑफर्स वेरी हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है जंक्शन, जिसको हम कहते हैं RR, इसको रिवर्स रेजिस्टेंस कहते हैं। RF फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, ओनली वेरी स्मॉल करंट, और ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही करंट फ्लो नहीं करेगी, मतलब कुछ भी आइडियल तो होता नहीं, तो बहुत ही छोटी अमाउंट में करंट फ्लो करती है, जिसको हम लीकेज करंट कहते हैं। लीकेज करंट या फिर रिवर्स करंट कहते हैं, फ्लोज थ्रू द सर्किट। तो लीकेज डिपेंड ऑन टेम्परेचर, मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ जंक्शन। तो ये जो लीकेज करंट है ये किस पे डिपेंड करती है, ये पोटेंशियल के बैरियर पे डिपेंड नहीं करती। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो पोटेंशियल बैरियर है, मतलब पोटेंशियल जो ये बैरियर है, ये कुछ ये डिप्लीशन रीजन है बैरियर, तो इसकी विद कितनी है इस पर डिपेंड नहीं करती। ज़्यादा विद है तो ज़्यादा लीकेज करंट, कम विद है तो कम लीकेज करंट, नहीं। ये क्या है, मैन्युफैक्चरिंग पे डिपेंड करती है कि आपका कंस्ट्रक्शन जंक्शन का कैसा हुआ था, क्या मटेरियल था, टेम्परेचर कितने पे वर्क करा रहे हो, तो लीकेज करंट इस पर डिपेंड करती है ये चीज़। तो विदाउट बायसिंग कॉन्टैक्ट पोटेंशियल जो होता है, कॉन्टैक्ट पोटेंशियल क्या है, जो V0 जनरेट हुआ, V0 जनरेट हुआ जो E की वजह से, जो हमने देखा कि ये P है, ये N है, इसके बीच में जो जंक्शन है, जंक्शन में पॉजिटिव आयन से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई। तो जब जहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहाँ उसके संग एसोसिएटेड V0 होगा। V0 क्या है, V0 इज E/W, W क्या है, विद ऑफ डिप्लीशन रीजन। तो ईजिली आप बता सकते हैं, सॉरी थोड़ा सा ये गलत हो गया, E होता है V/L। तो V0 जो है हमारा बिल्ट इन पोटेंशियल इसको बोलते हैं, तो ये क्या होगा, E/W, इसके इक्वल होगा हमारा, ये विद के इक्वल होगा। जितनी ज़्यादा विद उतना ज़्यादा हमारा वोल्टेज। ओके, सो विदाउट बाइसिंग कॉन्टैक्ट पोटेंशियल जनरेटेड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो V0 इक्वल टू KT/Q, Ln Na/Nd, दोनों हमारा Na/Nd, ये किसका, एक्सेप्टर किसका, P टाइप के अंदर होता है, Nd N टाइप के अंदर, अपॉन Ni² इंट्रिंसिक। तो V0 को हम और क्या लिख सकते हैं, -1/2 E0 इंटू W। तो अभी मैंने फॉर्मूला निकाला था V0 इक्वल टू E इंटू W। अब उसी फॉर्मूले में हमने क्या किया है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी बन सकती है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी बन सकती है, तो उसको लेते हुए फॉर्मूला बनाया। V0 इक्वल टू -E/2 क्या, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, और W क्या है, विद। तो इसी फॉर्मूले से ये निकल के आया। अगर आप मैक्सिमम E को करोगे तो E को आप रिप्लेस कर दो -1/2 E0 से रिप्लेस कर दो। ओके, तो ये याद रखने का इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं VI कैरेक्टरिस्टिक की, या फिर बोले तो वोल्ट एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ PN जंक्शन। तो फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों की देखेंगे, उससे हमारा रिवर्स ब्रेकडाउन और मतलब एवलेंच ब्रेकडाउन और ये सब के कॉन्सेप्ट आएंगे। तो फॉरवर्ड की पहले बात करते हैं। ये मैंने जर्मेनियम के लिए बनाया है, और सिलिकॉन के लिए थोड़ा सा ये ग्राफ ऐसे बाद से जाएगा। कहाँ से जाएगा, ये लगभग 0.7 वोल्ट होगा, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, बस याद रखेंगे सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट। ओके, तो ये मिली एम्पेयर में करंट होती है, और ये हमारी माइक्रो एम्पेयर में करंट होती है, रिवर्स करंट, ये याद रखेंगे। तो बात करते हैं जर्मेनियम के लिए मैंने बनाया है, तो ये 0.3 वोल्ट होता है। तो इधर वोल्ट में ही होता है। ये जो पार्ट है इतना, ये जो पार्ट है इसको लीनियर पार्ट बोला है, मतलब यहाँ पे लगभग लीनियरली काम करता है डायोड, पर ओवरऑल नहीं करता, इसलिए डायोड एक नॉन लीनियर हमारा डिवाइस है। और यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि हमने बोला भी था कि ये एक रजिस्टर की तरह काम कर सकता है, रजिस्टर की तरह काम कर सकता है डायोड, लेकिन कब, फॉरवर्ड बायस के अंदर, और सारी चीज़ें सही से हो तो फॉरवर्ड बायस। तो ये वही चीज़ है कि फॉरवर्ड बायस में इतने रीजन के लिए ये लीनियरली काम कर रहा है।
तो बैरियर कम्प्लीटली एलिमिनेटेड, तो जिस पॉइंट पे हमारा बैरियर कम्प्लीटली एलिमिनेटेड हो जाता है उस पॉइंट को हम नी पॉइंट कहते हैं। ये नी पॉइंट है, यहाँ तक धीरे धीरे हमारा करंट बढ़ रही है, ठीक है। यहाँ बैरियर है, इस जगह तक बिल्कुल बैरियर टूटा नहीं है, ओके, और इसके बाद थोड़ा थोड़ा बढ़ रही है। यहाँ पे मान लो पूरी हमारा बैरियर ख़त्म हो गया, करंट मैक्सिमम जाने लगी और इंक्रीज करने लगी। ये जो नी है, तो नी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये नी पॉइंट पर जो वोल्टेज होता है उसको नी वोल्टेज कहते हैं। और ये ग्राफ हमारा कैसा होता है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ होता है, तो ये याद रखेंगे। और इसमें RF की वैल्यू, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग होती है हमारा। तो जर्मेनियम के लिए 150 ओम होता है और सिलिकॉन के लिए 75 ओम होता है। तो सिलिकॉन कब 0.7 वोल्ट पे और जर्मेनियम 0.3 वोल्ट पे नी वोल्टेज देता है, ये नी वोल्टेज है इसका। तो बात करते हैं रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक की। रिवर्स बायस वोल्टेज हमने इधर लिया वोल्टेज, और ये मतलब कुछ ऐसा है, तो हमारा फॉरवर्ड इधर काम करता है और रिवर्स इधर काम करता है कुछ इस तरीके से, या फिर ऐसे चला जाता है, देखेंगे। तो ये हमारा ये है, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दिस इज़ थर्ड क्वाड्रेंट। ये रिवर्स जो करंट होती है काफ़ी छोटी होती है, तो इसलिए इसको माइक्रो एम्पेयर में लिखा है और इसको मिली एम्पेयर में लिखा है। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होता है हमारा रिवर्स रेजिस्टेंस, वो मेगा ओम्स में होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये क्या है कि ये ऐसे हमारा करंट बढ़ रही है बहुत थोड़ी थोड़ी थोड़ी, फिर एक पॉइंट पे आके वो कांस्टेंट होगी, मतलब अब इससे ज़्यादा करंट नहीं बढ़ सकती। सैचुरेशन अटेन कर लिया है करंट ने, इसलिए इसको बोला है रिवर्स। कहाँ अटेन किया है, रिवर्स बायस में अटेन किया है, रिवर्स सैचुरेशन करंट। तो सिलिकॉन के लिए I0 जो होती है वो बहुत छोटी होती है, 1 माइक्रो एम्पेयर से भी कम होती है, ओके। सिलिकॉन के लिए बहुत ही छोटी होती है। और जर्मेनियम के लिए लगभग 10 माइक्रो एम्पेयर या उससे ज़्यादा हो सकती है, ओके। तो इससे क्या समझ में आएगी, सिलिकॉन के 10 गुना हो जाती है, मतलब वहाँ 1 माइक्रो एम्पेयर या उससे छोटा, ये 10 या 10 से बड़ा तो 10 गुना हो जाता है। अब 5 इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात कर लेते हैं जो PN जंक्शन में हम यूज़ करते हैं। पहला है ब्रेकडाउन वोल्टेज, इनको समझते हैं हिंदी में। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या है, जो ग्राफ भी बनाया है, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है यहाँ पे भी आ रहा था, ये जो पॉइंट है इसको हम क्या बोलेंगे, ये पॉइंट पे जब ब्रेकडाउन हो गया, तो ये तो रिवर्स बायस है सिंपल हमारे डायोड के लिए, पर जीनर डायोड और कुछ डायोड्स में अवलेंच और जीनर ब्रेकडाउन होता है। मतलब क्या होता है कि आपका ये थर्ड क्वाड्रेंट है, आपका ये करंट ऐसे गई, उसके बाद ऐसे ना जाके वो करंट क्या करती है, एकदम से फ्लो हो जाता है। ये करंट है, ये करंट इधर बढ़ रही है, एकदम से बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होने लगती है। तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज। जिस पॉइंट पे ब्रेकडाउन हुआ है करंट का, तो वो रिवर्स ब्रेकडाउन का वोल्टेज जिस पर PN जंक्शन टूट जाए, PN जंक्शन पूरी तरह टूट गया, मतलब वही क्या बैरियर टूट गया और बहुत ज़्यादा करंट को फ्लो करने दे, उसको उस वोल्टेज को हम ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं। तो PN जंक्शन टूटता किस में भी है, फॉरवर्ड बायस में भी, पर वहाँ बहुत ज़्यादा करंट फ्लो नहीं होती, वहाँ लीनियरली बढ़ती है करंट। तो ये पहला टर्म आया। नेक्स्ट बात करते हैं नी वोल्टेज क्या है, ये दिख रहा है इस ग्राफ में, ये नी वोल्टेज क्या है, ये ऐसे क्या, तो ये जो पॉइंट है, और इसको कट इन वोल्टेज भी कहते हैं। तो ये जो पॉइंट है जहाँ पे नी बनता है, ओके, तो वो हमारा, और इसमें भी देखो इसको भी नहीं कहते, ये क्या है, ये ऐसे घुटने की तरह है, इंसान बैठता है उसके पैर ऐसे बैठता है, तो ये क्या होता है, नी, तो इसीलिए इसका नाम नी दिया है। वो फॉरवर्ड बायस का वोल्टेज जिस पर PN जंक्शन पूरी तरह खुल जाए और करंट लीनियरली बढ़ने लगे, ठीक है। यहाँ पे लीनियरली बढ़ रही है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। सिलिकॉन के लिए नी वोल्टेज 0.7 और जर्मेनियम के लिए 0.3। और मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट की बात करते हैं, उसके नाम से समझ में आता है। और यहाँ पे एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट है, ये जो तीनों केसेस हैं, ये जो ग्रीन, इसलिए इसको ग्रीन इसके अंदर बंद किया, ये 3 केसेस हैं, ये मैक्सिमम वाली केसेस को बताते हैं कि पीक इन्वर्स वोल्टेज, मतलब वोल्टेज मैक्सिमम पावर रेटिंग, मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट, तो वोल्टेज करंट पावर के लिए मैक्सिमम वैल्यू। तो हर PN जंक्शन का क्या होता है कि हैज़ CDE ऑफ इट, मतलब उसका खुद का मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट, पीक इन्वर्स वोल्टेज और मैक्सिमम पावर रेटिंग होती है। तो ये पहले से, मतलब ये क्या है, आप कंस्ट्रक्शन के टाइम पे या कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उस सब से आप इसको बढ़ा घटा सकते हैं, अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट के बाद जंक्शन डैमेज हो जाएगा ड्यू टू ओवर हीटिंग। तो तीनों ही केस में अगर आप पीक इन्वर्स वोल्टेज के बाद वोल्टेज दोगे और वोल्टेज देते रहोगे, मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट के बाद आप करंट देते रहोगे, तो आपका डैमेज हो जाएगा ओवर हीटिंग की वजह से आपका डायोड। तो ये जो वैल्यूज़ हैं, इनसे ऊपर वैल्यूज़ आपको देनी ही नहीं है।
तो हाईएस्ट करंट जो एक पीएन जंक्शन खुद से बहने दे बिना उसे डैमेज हुए, मतलब बिना उसमें डैमेज हुए हाईएस्ट करंट जितनी पीएन जंक्शन बहने दे सकता है, तो उसको मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट कहते हैं। ये चीज़ फॉरवर्ड बायस के लिए होता है। ओके, पीक इनवर्स वोल्टेज क्या है? हाईएस्ट इनवर्स का मतलब रिवर्स, हाईएस्ट रिवर्स वोल्टेज जो एक पीएन जंक्शन में दिया जा सकता है रिवर्स बायस में बिना उसे डैमेज करे। तो वही चीज़ बिना उसे डैमेज हुए, बिना उसे डैमेज करे हम जितना वोल्टेज दे सकते हैं रिवर्स बायस में, उसको पीक इनवर्स वोल्टेज कहते हैं। तो ये पीआई भी बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे भी। मैक्सिमम पावर रेटिंग की बात करते हैं। मैक्सिमम पावर दैट कैन बी डिसिपेटेड एट द जंक्शन विदाउट डैमेजिंग इट, मतलब मैक्सिमम पावर आप एक पीएन जंक्शन में आप फ्लो करा सकते हो, ठीक है, मैक्सिमम पावर बिना उसे डैमेज किए हुए, तो उसको हम मैक्सिमम पावर रेटिंग कहते हैं। जंक्शन डायोड की बात करते हैं तो पीएन जंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड द क्रिस्टल डायोड, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज इट इज ग्रोन आउट ऑफ क्रिस्टल। दो तरीके के सिलिकॉन और जर्मेनियम डायोड होते हैं हमारे। ओके, तो अभी तक पीएन जंक्शन की बात कर रहे थे, अब डायोड वर्ड अब आया है। सिलिकॉन डायोड इज हायर पीक इनवर्स वोल्टेज, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे कि सिलिकॉन डायोड का पीक पीआई भी ज़्यादा होता है जर्मेनियम से। तो डायोड हमारा यूनिडायरेक्शनल डिवाइस होता है, मतलब करंट फ्लो केवल एक ही डायरेक्शन में करा सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये जो टर्मिनल होते हैं इसको हम, ये इसका सिंबल है, तो ये सिंबल कुछ इस तरीके से होता है। तो जहाँ पे ये जो पूरा थिक वाला पार्ट है एरो का, ये मतलब ऐसा है, तो ये साइड हमारा P है, तो ये साइड P है, और जहाँ पे सिर्फ एक लाइन है वो हमारा N है। ओके, इस तरीके से, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। और हमारे जो इलेक्ट्रोड होते हैं, और डायोड को डायोड क्यों कहते हैं? डाई मतलब टू, ओड्स मतलब इलेक्ट्रोड्स, दो इलेक्ट्रोड से मिलके बनता है। तो दो साइड कौन सी होगी? एनोड हो गया पॉजिटिव के साइड में, कैथोड हो गया हमारा नेगेटिव के साइड में। तो ये हमारा सिंबल हो गया। अब बात करते हैं अवलेंच एंड जीनर ब्रेकडाउन की, ये इम्पॉर्टेंट है। तो ऑर्डिनरी जो हमारा ब्रेकडाउन होता है पीएन जंक्शन डायोड के अंदर, वो रिवर्स बायस में होता है, तो उसको देखते हैं। जीनर ब्रेकडाउन कह सकते हैं कि ऑर्डिनरी ब्रेकडाउन है, और हमारा अवलेंच बहुत ज़्यादा वाला हो गया, ठीक है। अवलेंच वर्ड का मतलब है कि एक पहाड़ है, ठीक है, जो बर्फ़ वाली जगह होती हैं, और वहाँ पे क्या होता है, अगर बर्फ़ गिरने लगे बहुत ज़्यादा, ठीक है, देखा होगा, तो बर्फ़ बहुत ज़्यादा गिरती है तो उसे कहते हैं कि अवलेंच आ गया है। तो यहाँ से निकल गया है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में एकदम से हमारा फ्री हो गए इलेक्ट्रॉन, बहने लगे बहुत ज़्यादा अमाउंट में, एक के ऊपर एक, तो अवलेंच आ गया, इस वजह से इसका नाम दिया गया है अवलेंच ब्रेकडाउन। सो एट अराउंड 5 वोल्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ माइनॉरिटी कैरियर बिकम सो लार्ज। तो मान लो एक टेम्परेचर है कि 5 वोल्ट, ये है, ठीक है, ये 5 वोल्ट है। इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी हमारी किसकी? माइनॉरिटी कैरियर जो है, रिवर्स बायस में कौन काम करता है? रिवर्स बायस में माइनॉरिटी कैरियर काम करते हैं। तो उनकी इतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है कि वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देते हैं, मतलब फ्री करा देते हैं इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कंडक्शन बैंड से फ्री करा देते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कोलिजन्स फ्री मोर इलेक्ट्रॉन, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को फ्री करा देते हैं, तो उसको हम कहते हैं अवलेंच ब्रेकडाउन। तो ये यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो के इक्वल हो जाता है, क्योंकि जब इतनी ज़्यादा अमाउंट में करंट फ्लो करेगी, ये क्या है, बहुत अमाउंट है करंट का, मतलब भले ही माइक्रो एम्पेयर में है पर बढ़ता जा रहा है, तो इतनी ज़्यादा करंट फ्लो करेगी तो रेजिस्टेंस जीरो है। तो ये जो है पहला वाला, ये क्या है, ये हमारा जीनर ब्रेकडाउन है, और ये जो जीनर ब्रेकडाउन ही होता है इसी को हम जीनर इफेक्ट भी कहते हैं। और ये जो सेकंड पॉइंट है, ये क्या है, इसका नी है, ये इसका नी, ये दोनों नी है अलग अलग, ये नी है, ये करीब मान लो कि 6 से 7 के बीच में होता है, तो यहाँ पे हमारा अवलेंच ब्रेकडाउन होता है, जो कि बहुत और ज़्यादा होता है अमाउंट में, मतलब फिर उसका थोड़ा और ज़्यादा बढ़ता है। ये थोड़ा शार्प होता है हमारा कर्व, जीनर वाला, ये थोड़ा वैसा होता है, ये ऐसे ज़्यादा बढ़ता है, ओके, लेकिन थोड़ा देर में आता है हमारा अवलेंच वाला। तो अंडर वेरी हाई रिवर्स वोल्टेज डिप्लीशन रीजन एक्सपेंड, तो हमारा जो काफ़ी ज़्यादा रिवर्स वोल्टेज हाई करते हैं तो डिप्लीशन रीजन बढ़ता है, पोटेंशियल बैरियर इंक्रीजेज, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेज। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती है क्योंकि पोटेंशियल बैरियर बढ़ा है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों बढ़ती है? क्योंकि विद बढ़ती है। इंक्रीजेज वेरी मच हाई इलेक्ट्रिक फील्ड विल ब्रेक मैनी कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई, मतलब वोल्टेज बढ़ गया, तो वो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ कोवलेंट बैंड को ब्रेक कर देगा। मतलब क्या है कि हमारा ये क्या है, हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ने की डायरेक्शन दिखा रहा है।
तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं लाइक दिस, यहाँ गए यहाँ गए यहाँ गए यहाँ गए, तो अभी तक तो हमारा पोटेंशियल बैरियर बढ़ रहा था, अभी ब्रेक नहीं हुआ था, ब्रेक होगा भी नहीं रिवर्स बायस में। ये क्या है, हमारा बैरियर है, और बढ़ रहा है और बढ़ रहा है। पर क्या होगा कि इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गई, इतना वोल्टेज आ गया कि अब वो ब्रेक करना शुरू कर देगा इलेक्ट्रॉन्स को, उनके कोवेलेंट बॉन्ड से। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे हो रही है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लगभग कितनी होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 3 × 10⁻7 वोल्ट पर मीटर तक होगी। तो फिर एकदम से हमारा जीनर इफेक्ट हो जाएगा, जीनर ब्रेकडाउन या अवलेंस ब्रेकडाउन हो जाएगा। ऑल्सो E = V/D, E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू D। तो जितना नैरो डिप्लीशन रीजन होगा उतना आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाया जा सकता है। ओके, तो ये चीज़ है कि जितना डिप्लीशन रीजन कम होगा, नैरो होगा, तो उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो डायोड हमने देखी कौन से हमारे हो गए, दो तरीके की, अवलेंच और जीनर। पर क्या होता है कि दोनों को ही हम नॉर्मली जीनर डायोड ही कहते हैं। मतलब जीनर डायोड दो तरीके का हो सकता है, एक हो रहा है जो लिमिट में ब्रेकडाउन करा रहा है, एक हो रहा है जिसमें बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन हो रहा है। तो जीनर ब्रेकडाउन होता है इसमें अबाउट 5 वोल्ट पे होता है, और ये मोर देन 5 वोल्ट या 6 से 7 वोल्ट के बीच में होता है। अब दोनों में एक बहुत मेजर डिफरेंस है कि इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है जीनर का, वो नेगेटिव होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब क्या है कि जीनर का ये बढ़ाने से रेजिस्टेंस घटता ही है। ओके, इसका पॉजिटिव होता है अवलेंच का। अवलेंच का पॉजिटिव क्यों होता है, क्योंकि इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए हैं कि वो कोलाइड करेंगे अब बहुत ज़्यादा। ओके, तो इसलिए पॉजिटिव होता है। तो नेगेटिव पॉजिटिव याद रखेंगे। आइडियल डायोड की बात करते हैं। आइडियल डायोड एक ऑटोमेटिक स्विच की तरह काम करते हैं। ओके, मतलब फॉरवर्ड वाइज में करोगे तो ये जो डायोड है ये ऐसा हो जाएगा, ये डायोड है। ओके, और रिवर्स बायस दोगे ये आपका ओपन हो जाएगा। तो ये क्या है, स्विच, ये क्लोज हो गया, ये ओपन हो गया, स्विच खुल गया। बट नो डायोड इज आइडियल। ठीक है, रियलिटी में कुछ भी कभी आइडियल नहीं होता। आइडियल का मतलब क्या है कि आपका वो कंडक्टर की तरह काम करे, एकदम प्योर कंडक्टर फॉरवर्ड बायस में, मतलब आपका रेजिस्टेंस जीरो हो जाए, बिल्कुल जीरो हो जाए। और रिवर्स बायस में परफेक्ट इंसुलेटर की तरह काम करे, मतलब रेजिस्टेंस आपका इन्फिनाइट हो जाए। तो ये तो आइडियल की बात कर रहे हैं। तो आइडियल का VI कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे तो आपका कुछ ऐसा होता है, ये आपका रिवर्स बायस है, मतलब यहाँ पे आपका R इन्फिनाइट हो जाए, तो ये बिल्कुल इस लाइन में चला जाए, बिल्कुल भी जो ऊपर देख रहे थे ना करंट ऐसे फ्लो हो रही थी, तो बिल्कुल करंट फ्लो ना करे। और फॉरवर्ड बायस में जो देख रहे थे ये यूँ जा रहा था, तो वो भी ना हो, बिल्कुल आपका रेजिस्टेंस जीरो हो जाए और आपके एकदम से करंट फ्लो करने लगे। जैसे आपने फॉरवर्ड बायस किया बस आपका करंट एकदम मैक्सिमम होने लगे, ये चीज़ है। बट ये रियलिटी में नहीं होता। तो जर्मेनियम के लिए अगर देखें तो हमारा कुछ 0.3 से शुरू होता है, और सिलिकॉन के लिए इससे, मतलब ये भी आइडियल सिलिकॉन और आइडियल जर्मेनियम की बात कर रहे हैं, तभी इनको स्ट्रेट लाइन से दिखा जाए। ओके, तो करंट इन PN डायोड की बात करते हैं, और वो क्या होती है, करंट बाईपोलर होती है। बाईपोलर का मतलब यहीं से नाम निकल के आता है, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, BJT। वो आगे देखेंगे भी। बाईपोलर मतलब ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड होल, मतलब दो अलग अलग चार्ज कैरियर की वजह से करंट यहाँ पे फ्लो हो रही है, इसलिए इसको बाईपोलर बोला है। तो बाईपोलर करंट होती है। करंट का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, I = I0 e⁻V/1। VT क्या है जो हमने पीछे पढ़ा था आइंस्टीन रिलेशन में, T/11600। और I0 क्या है, A/Q dP/LP। ये ठीक है, तो ये बहुत बड़ा फॉर्मूला है, इसको याद नहीं रखेंगे। मतलब गेट के लिए तो ठीक है, वैसे एग्जाम्स के लिए ज़रूरी नहीं है। तो मेन क्या है, I = I0 e⁻V/1। इसमें एरिया है, इसमें चार्ज है, Ni का स्क्वायर है, ये सब चीज़ें। द रिवर्स सैचुरेशन करंट I0 विल डबल फॉर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है I0 वो डबल हो जाएगी पर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में जैसे आप 10 डिग्री बढ़ाओगे तो आपकी I0 डबल होती जाएगी, रिवर्स सैचुरेशन करंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है सिलिकॉन के लिए वो होता है -1.8, और जर्मेनियम के लिए जो होता है वो -2.02, ठीक है, मिली वोल्ट पर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब बात करते हैं डायोड की रेजिस्टेंस की।